वेलकम टू फिट इनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। आज का मतलब मैं ये कहते कहते ना मुझे भी थोड़ा सा वो होने लगा है कि आज का शो सबसे इम्पोर्टेंट है, आज का शो हिस्टोरिक है। आई थिंक वेब3 की दुनिया का हर एपिसोड एक नया बेंचमार्क क्रिएट कर रहा है, एक नई हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है, एक ऐसा कंटेंट आपके पास लेके आ रहा है कि जो आज से पहले इंडियन क्रिप्टो मीडिया के अंदर ऐसा कंटेंट, ऐसे थॉट प्रोवोकिंग सेशंस आज से पहले कभी डिस्कस नहीं हुए। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो आपको खुद रियलाइज होगा कि शायद आपने इससे बेहतर चैनल कैंडिड कन्वर्सेशंस, जो रियल कन्वर्सेशंस है क्रिप्टो के अराउंड, वो अभी तक आपने नहीं देखी होंगी। और इस चैनल के ऊपर आपको टेक्निकलिटी से लेके न्यूज से लेके और आपको जो रियल जो कन्वर्सेशंस है रियल लोगों के साथ, जो पीपल दैट मैटर्स, तो उन लोगों के साथ हम रियल कन्वर्सेशन कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स का सेशन हमने पीछे किया, हमने अभी सिक्योरिटी पे एक सेशन किया, हमने आईएएस ऑफिसर्स के साथ एक सेशन किया। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यार ये क्या फैड है वेब3, या वाकई में कुछ एप्लीकेशंस हैं कि रियल वर्ल्ड में आप देख रहे हो कि हाँ यार वेब3 का वाकई में कुछ इम्पैक्ट है। इंडिया के अंदर हमने देखा कास्ट सर्टिफिकेट्स इशू हो रहे हैं, महाराष्ट्र के अंदर पॉलीगॉन के ऊपर हमने डिप्लोमास को इशू होते देखा, और हमने जो कोविड के सर्टिफिकेट्स उनको भी इशू होते देखा। धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि वेब3 की एप्लीकेशंस अपनी पकड़ बना रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी को आप वैसे भी रोक नहीं सकते। जिसका वक्त आ गया ना टेक्नोलॉजी का, आप उसके अराउंड उसको इग्नोर कर सकते हो, उसको बैन कर सकते हो, बहुत समय लंबे समय तक आप उसे रोक नहीं सकते। और अब लग रहा है कि वेब3 की एप्लीकेशन जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इसीलिए वेब3 की दुनिया का ऑब्जेक्टिव है कि ऐसी सारी डेवलपमेंट्स आपके सामने लेके आना। और आज का जो शो है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट शोज इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिप्टो। पहली बार ऐसा है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो किसी चैनल पे आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। और आपने गेस भी कर लिया होगा कि कौन से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो इस समय आ रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमने रिसेंटली देखा था कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने वेब3 को लेके जो क्वेश्चंस रेज किए थे, जो कंसर्न्स रेज किए थे, जो पार्लियामेंट के अंदर एक सवाल पूछे गए थे, वो सवाल कितने पॉपुलर हुए, हम सब ने उनको अपना एनएफटी, अगर आप अपना रुपए को एक इथेरियम खरीदते हैं जो कि एक क्रिप्टो करेंसी है, और उसको जो है आप मेटा मास्क में जो क्रिप्टो वॉलेट है उसके अंदर डालते हैं, और उससे फिर आप जाकर के एक बॉलीवुड मूवी का एनएफटी खरीदते हैं जिससे आपको जो है उस एक्टर का साइन किया हुआ एक पोस्टर मिलता है, तो इन 3 ट्रांजैक्शन हर एक स्टेज पे आपको 1% टीडीएस लगेगा। मैं आपके माध्यम से माननीय फाइनेंस मिनिस्टर को यह जरूर बताना चाहता हूं कि एक काम के लिए आपको 3 जगह पे जब आप टीडीएस लगाएंगे तो ये सीधे सीधे रेड टेपिज्म को हमारे सामने उजागर करता है, और इस पूरे नए एसेट क्लास को, जो कि एक बहुत युवा एसेट क्लास है, उसको पूरी तरह से खत्म करने का काम करता है। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रितेश पांडे जी हैं, जो अंबेडकर नगर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बहुजन समाज पार्टी के, और जो कि मेंबर रह चुके हैं जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। हमने देखा था कि किस तरीके से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रितेश पांडे ने सवाल पूछे, और ऐसा लगा था कि पहली बार किसी ने वेब3 को रिप्रेजेंट किया, क्योंकि हम सबका ना एक ही ये रहता था कि यार वेब3 के लिए यार कोई काश पार्लियामेंट में जाके कोई सवाल पूछे, यार कोई बात रखे। तो आई थिंक वो कम्युनिटी को ये लगा कि यार कोई ऐसा भी होता है कि मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसको इतनी डीप नॉलेज हो सब्जेक्ट पे, एंड ही हैज ट्राइड टू आस्क द राइट क्वेश्चन। तो आज मैं उनको आई एम वेरी हैप्पी, वेरी डिलाइटेड, राइट, मी एंड प्रणव पर्सनली, कि आज हम उनको चैनल पे लेके आए, और आज हम रूबरू आपके सामने उनसे सवाल पूछेंगे, डिस्कशंस करेंगे। सवाल तो मेरे कम है, मैं उनसे लिटरली डिस्कशन करना चाहता हूँ जैसे ड्राइंग रूम में बैठे हैं, एंड यू विल आल्सो एंजॉय दिस कन्वर्सेशन, राइट। तो मैं उनको स्क्रीन पे लेके आता हूँ, उनका वेलकम करते हैं। रितेश सर, हाउ आर यू सर? नमस्कार, आई एम वेरी वेल, थैंक यू। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू। सबसे पहले क्योंकि लोकसभा का हम सब जानते हैं कि मॉनसून सेशन इज ऑन, उसके अंदर से अपना वक्त निकालना, थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग दिस। थैंक यू, आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। मुझे बहुत खुशी है, और आप लोगों का ये स्पेस देख करके हम लोग भी बहुत कुछ सीखते हैं, और आई एम ग्लैड दैट आई एम समहाउ बीइंग अ पार्ट ऑफ इट, एंड इससे मेरी भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, और आप जैसे महानुभावों के साथ मुझे इंटरैक्ट करने को मिल रहा है। प्रणव जी हो गए, काशिफ भाई हो गए, बहुत थैंक अच्छा। यू सर, थैंक यू। सबसे पहले तो पता है क्या, मैं आपको कम्युनिटी का फीडबैक देता हूँ। कम्युनिटी का फीडबैक ये कि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लगते ही नहीं है, मतलब ये किसी फिल्म के हीरो ज्यादा लगते हैं, कूल डूड ज्यादा लगते हैं। ये बेसिकली क्या है ना, देखिए जनरली वेब3 के अंदर ना यूथ है, सारे यंग लोग हैं। अगर आप देखो तो जो एवरेज एज है
जो ये जितने भी सर्वेज होते हैं उनके अंदर एवरेज एज आती है 25 टू 34 में मैक्सिमम है। 70% जो एज ग्रुप है 25-70 के बीच में, 25 टू 34 के बीच में, तो ये सबसे बड़ा एज ग्रुप है। तो वो जनरली जैसे ही आपको सवाल पूछते देखा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, आपने प्रॉपर सूट एंड ऑल दैट, उस वो लग, हाँ, यार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे भी ड्रेसअप होके सवाल मतलब पूछा, वो एक ना एक अलग सा एक वाइब था, आपकी पर्सनालिटी की एक अलग सी वाइब है। तो आई एम श्योर कि मैं पहला और आखिरी बंदा नहीं हूँ आपको ये सवाल आपको ये बोल बताने वाला। आई एम श्योर कि ये आपको बहुत सारे लोगों ने कॉम्प्लीमेंट दिया होगा कि आपकी एक अलग वाइब है, एक अलग पर्सोना है, जो कि आपको थोड़ा सा डिफरेंट बनाता है, क्योंकि जनरली हम लोग कुर्ते पजामे में और ड्रेसअप में देखते हैं, व्हिच इज फाइन ऑब्वियसली, बट योर वाइब इज कंप्लीटली डिफरेंट इन द पार्लियामेंट। इनफैक्ट आपने रिसेंटली भी अभी बहुत क्वेश्चंस पूछे, इस सेशन में भी पूछे, उसमें भी आपका एक अलग ही वाइब और एक अलग ही ऑरा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम रितेश सर। शुरुआत एकदम करते हैं, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि आप अपने बैकग्राउंड का थोड़ा सा बताइए कि आपका स्कूलिंग, आपका कॉलेज, और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि जब आप ये बता ही रहे हैं तो पॉलिटिक्स में एंट्री कैसे हुई? हो सकता था शायद आप कोई कॉर्पोरेट जॉब या या अपना बिजनेस या कुछ भी आप कर सकते थे, तो पॉलिटिक्स में एंट्री थोड़ी सी कैसी हुई और आपका बैकग्राउंड क्या है? थैंक यू काशिफ भाई। देखिए, फर्स्ट आई स्टार्ट विद द सूट वाला थिंग। मेरा जो रिप्रेजेंटेशन है वो अम्बेडकर नगर जिले से है, और अम्बेडकर नगर जिला जो है, जो अभी मौजूदा हालात में अयोध्या कहा जाता है, उससे पहले ये फैजाबाद कहा जाता था, और इससे लार्जर फैजाबाद एरिया से काट के ये जिला बनाया गया है। इसको बहुजन समाज पार्टी ने बनाया था 1995 में, और ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पे बना हुआ है। ज्यादातर मैं जब क्षेत्र में रहता हूँ तो मैं भी वही कुर्ते पैजामे में ही रहता हूँ, लेकिन लोकसभा में क्योंकि थोड़ा बहुत बाबा साहब की भी एक अलग पहचान थी, और वो सूट में आते थे उधर। हमारी पार्टी भी उसी उन्हीं के मार्गदर्शन दर्शन पर चलती है, और थोड़ा सा हर लोग वहाँ पे सूट पहनते तो अपने आप को डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी। और जैसा कि आपने कहा कि यूथ, इस देश में यूथ की जो नंबर्स हैं वो बहुत लार्ज हैं, तो वो भी अब अपने आप को एस्पिरेशनल यूथ के साथ जोड़ता है। और मेरा मानना है कि दुनिया एक हिसाब से वन कल्चर की तरफ बढ़ती चली जा रही है, और इसको आप जो भी कहें, आज न्यूयॉर्क और दिल्ली के जो लड़के हैं उनके चलने फिरने, खाने पीने और कपड़े पहनने के ढंग में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आपको दिखेगा। आप न्यूयॉर्क में भी जाकर के अपने वही कपड़े पहन के ब्लेंड इन कर सकते हैं, और आप लखनऊ और दिल्ली में भी रह करके भी ब्लेंड इन कर सकते हैं, और आप मैकडॉनल्ड्स वहाँ पे भी खा सकते हैं, यहाँ पे भी खा सकते हैं। तो कल्चर जो है क्लोज होता चला जा रहा है। क्रिप्टो और वेब3, ये सारी चीजें भी वो वर्ल्ड जो हमारा दुनिया का जो एक दस्तूर है, एक ऑपरेशनल लेवल है, वो सबको एकजुट करके एक तरफ एक जगह लेकर के आने में भी आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा योगदान करता है। तो मैं जो है, मेरी पढ़ाई लिखाई देहरादून से शुरू हुई थी। मैं काफ़ी कम उम्र में बोर्डिंग स्कूल चला गया था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स अम्बेडकर नगर में, उनको ये था कि भाई किसी तरह बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा मिले, और उस समय जो है काफ़ी उतना उनको विश्वास नहीं था लोकल लेवल पे कि कुछ अच्छी व्यवस्थाएं होंगी। तो हम लोग देहरादून चले गए, और देहरादून में मैंने अपना हाई स्कूल किया। फिर मैं कनाडा में 11th और 12th किया मैंने, और फिर लंदन में यूरोपियन बिजनेस स्कूल से मैंने बीए किया, और उसके बाद आकर के मैंने यहाँ पे आर्ट, बेसिकली मेरे साथ एक दोस्त मेरे लंदन में पढ़ते थे, तुषार सेठी, और इस समय उनका एक बहुत ही बड़ा आर्ट ऑक्शन हाउस चलता है बॉम्बे में ही, आस्था गुरु करके। इट्स एन ऑनलाइन auction house which auctions art and furniture, jewelry, all this stuff. तो I worked with him for a little while, और वो भी एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। पर somehow I think एक लेवल पे fulfillment थोड़ा सा कहीं नहीं मिल रहा था। So I decided that I wanted to do something that involved me with the community a little bit more, and so that I felt like I was giving back to
to society and to my community. And I went back to Akbarpur, और वहाँ जैसा कि आप जानते हैं, I mean, I have no qualms in saying, हम थोड़ा सा my parents they come from a decent background in terms of their financial situation was pretty good, and we had a lot of my father managed to create a lot of land, and I decided that I wanted to do something there, so we set up a football team जो अभी भी चलती है, अवध म्यूटेनियर्स के नाम से है. I mean, it's a grassroots level football team, and in fact वो बच्चे थे बाद में यहाँ दिल्ली आते हैं, they play for Sudheva. And then we started a school also for these kids, and अब वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, we put more resources, and I had some more friends from England who were kind enough to help me out with that. And फिर उसके बाद जो है मेरे फादर 2009 में लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे पहली बार, और उसमें क्योंकि मैं उधर था तो जाहिर सी बात है as a son I was campaigning, और पहली बार जो है मुझे अपने comfort zone से बाहर निकल करके, और caste and inequality and all of these things जिससे एक level पे हम लोग कटे हुए रहते हैं, खास तौर से when you go to Dehradun boarding school वगैरह, ये सारी चीजें वहाँ ये सब इतना देखने को नहीं मिलता है. हालांकि मे बी later on life में आप फिर से इससे face to face या रूबरू होते हैं, whether it's caste, religion or all of these things, और उसमें क्या inequalities हैं. तो पर ये first hand मुझे अकबरपुर में या अम्बेडकर नगर में देखने को मिला, एंड हम लोग टाट बिछा करके फिर संगठन का काम वगैरह करते थे, और वो काफी ग्रास रूट लेवल पे कनेक्शन था और बहुत चैलेंजिंग कनेक्शन था. धीरे धीरे लोगों से मिले जुले और अच्छा लगने लगा, और फिर होता क्या है, when you're your father's son and he becomes an MP, तो फिर नीचे का काडर ये बोलने लगता है कि नहीं अब आप लड़ेंगे विधानसभा आप लड़ेंगे, and then you get pushed into it. So essentially in politics it was an opportunity that presented me, and I also remember at that point 2009 Congress government was formed, and I think it was the second time the UPA came into power, and so basically ये हो रहा था कि भाई young generation राहुल जी का बहुत उसमें impact माना जा रहा था, and more young people should come in, but ये कहना आसान होता है, young generation के लिए थोड़ा सा एक glass ceiling भी ये रहती है, because if you're not coming from a political background then it's very difficult for you to get into this, और आप अर्जा लगा सकते हो. So because this opportunity was there, and it was presenting itself, I joined it. First election I lost in 2012. I fought the MLA election. In 2017, 5 years later, after a lot of work, I managed to win in 2017. And 2019, Honorable Benji then decided to field me as a MP candidate from Ambedkar Nagar Lok Sabha seat, which is essentially her own Lok Sabha seat. So yeah, and I was, it was a Gathbandhan of Samajwadi Party and Bahjan Samaj Party, and I managed to come through, and it has been a very, very good experience so far. Oh, amazing! Thanks a lot, Ritesh sir, for taking अपने इतना background को इतना explain किया. So होता क्या है कि हम सबकी जिंदगी में ना एक तुम्हारा ये पर्सनल बैकग्राउंड है, और एक बैकग्राउंड होता है कि हम लोग को पहली बार बिटकॉइन या इथेरियम सुनने को मिलता है, और वो हमारा एक पहला जो रिएक्शन होता है, वो मैक्सिमम लोगों का तो मैंने यही सुना कि उनको पहली बार में तो समझ ही नहीं आता है, या उनका ये फीलिंग होती है कि यार ये कुछ पॉन्जी सा लग रहा है, या पता नहीं ये वर्क करेगा, क्या बोल रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली पहला रिएक्शन ये होता है. तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि पहली बार वो कौन सा मोमेंट था, कितने साल पहले की बात है, कि कहाँ से आपने ये सुना या किसी मैगजीन में पढ़ा? What was your first reaction to this thing? So again, मेरे कॉलेज में एक मेरे दोस्त हैं, he's a German citizen, पर वो लंदन में मेरे साथ पढ़ते थे, और उन्होंने एक टेक फेस्टिवल, it was Tech Science and Music करके एक ओपन एयर फेस्टिवल बर्लिन में वो ऑर्गेनाइज करते हैं, अभी भी होता है, हालांकि पिछले 2 साल से वो नहीं चल रहा है, पर अब ऑनलाइन है. देन
hopefully they'll do it again next year. And उसके अंदर टेक्नोलॉजी साइंस वगैरह को लेकर के उनका लोगो था, we will make you future proof, and or sort of making you future proof, something like that. And उधर मैंने पहली बार मैं regularly उधर जाता था, because technology is something that I think that is having a huge impact on all our lives, and so just to keep myself updated on both these issues, technology, science, and also music, I used to go there, and of course it was a friend of mine, so, and this was something great that was happening. And वहाँ पे मैंने पहली बार जो है एक सेशन जो था वो क्रिप्टो करेंसी था, and I heard about it. And मेरा initial reaction उस समय भी fascination तो ये था कि this is so amazing that every is so decentralized, and that every person is there that has a sort of stake in this, and they are sort of validating each and every transaction and the way it was being done. So that was fascinating, and the fact that people so quickly believed in this concept, where they wanted to have more freedom and liberty on the way that their finances and money, the concept was money was sort of being taken care of by the government, and the fact that the government would in a way be out of the system was fascinating, at least at those nascent stages. And but मैंने बात सुनी, and then of course mining वगैरह की बात चल रही थी, and there were a lot of young people talking about setting up these things. Yeah, हम लोगों ने सुना और सुन करके आगे बढ़े. 10 years later or 7-8 years later, it's just another level. Yeah. तो बेसिकली ये हुआ कि आपने सुनी ये बात 6-7 साल पहले, और उसके बाद ठीक है वो सुना और फैसिनेशन हुआ, लेकिन उसके बाद एक गैप आया जहाँ पे यू वर लाइक कि ठीक है, मतलब वो उसके बाद 6-7 साल बाद जब नहीं, काशिफ भाई, you'll be surprised, मैं 2013-14 में मैंने सुना, 2 साल बाद मैं और रादर सॉरी 3-4 साल बाद मैं विधानसभा में पहुंच गया था, एंड उस समय भी it was doing really really well, और इंडिया में एक्सचेंजेस ऑपरेट कर रहे थे. मुझे याद है, अब तो वो बेचारे गुजर गए कोविड में, बट एक बहुत यंग लड़के हुआ करते थे बीएसपी कार्यालय में, वो बैठ करके विधानसभा के अंदर वो लेटर्स वगैरह जो हमारे रहते थे उसको टाइप करते थे. तो एक बार मैं उधर गया हुआ था, एंड आई सॉ उसका जो है क्रिप्टो का ट्रेडिंग इंटरफेस खुला हुआ था, एंड वो ट्रेड कर रहा था उधर, एंड आई सेड अरे वाह, यहाँ पे भी लखनऊ में भी पहुंच गया क्रिप्टो. अरे यार, तो पैसा बना रहे हैं इसमें, और इतना बढ़ गया है, और क्या करें कि जो है रुकूं कि निकल जाऊं. तो उस समय मुझे याद है उसको भी करीब 30-40% गेन हुआ था. तो आई सेड एट दैट पॉइंट आई वाज लाइक अरे भाई, तो बहुत बढ़िया है, प्रॉफिट बुक करो जल्दी से और फिर आ जाना जब वापस जाएगा. आई सॉर्ट ऑफ सजेस्टेड विद दैट वे, बिकॉज़ ऑब्वियसली आई न्यू कि क्या चीजें हैं, वेगली मुझे पता था, बट आई डिडंट रियली decide to like go deep into it, because obviously we were caught up with a lot more work, and this was happening on the fringes. I mean, the government hadn't really caught up so much on it around that time. Yeah. So Ritesh sir, मैं उस पॉइंट पे आना चाहता हूँ कि जो स्पीच थी, जो जो पार्लियामेंट के अंदर आपने वो जो फायरी स्पीच थी, मतलब अगर मैं अपने ऑडियंस को याद दिलाना चाहूँ, प्रणव, इफ यू कैन जस्ट शेयर दैट, अब स्पीच तो नहीं रन करेंगे, बट आपको सर वो मतलब वो मूवमेंट बड़ा ये हिस्टोरिक है. काफी सारे लोगों ने, इनफैक्ट शायद ही कोई क्रिप्टो में होगा जिसने ये वीडियो नहीं देखा होगा. 100%, more than 110% sure, because everybody knows about it, everybody talks about it. लोकसभा के अंदर या जब भी पार्लियामेंट का सेशन होता है, हमने देखा एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए होता है, वो कोई फॉरएवर नहीं होता, उसका एक पर्टिकुलर दिन होते हैं, उसमें भी डिसरप्शंस होती हैं.
और आई एम श्योर कि हर एक को फेयर चांस मिलता होगा, ऐसा नहीं कि आपको एक से ज्यादा चांसेस मिलते होंगे टेक्निकली। आप पहले एक अपना पॉइंट वहां पे अप्लाई करते होंगे या कुछ कि मेरे को आज बोलना है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे या इतनी देर के लिए बोलना है, और आपको एक टाइम एलोकेटेड होता है। मैं ये समझना चाहता हूँ कि एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके पास आई एम श्योर बहुत सारे इश्यूज होंगे, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में होंगे, आपके नेशनल लेवल के इश्यूज होंगे जो आप डिस्कस कर सकते हो। लेकिन उस दिन ऐसा लगा कि आपकी जो होमवर्क था और जो आपने जो टाइम एलोकेट किया प्लस आपका जो पर्सपेक्टिव था, जो पैशन था और जो टोन थी, वो अ, इस तरीके से थी कि ऐसा लग रहा था कि जैसे यू वांटेड टू देयर वाज अ सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन आल्सो कि हम इस चीज को क्यों नहीं समझ पा रहे, जब ग्लोबली इसके ऊपर कोई जितने भी देश हैं वो कहीं ना कहीं हमसे वन स्टेप आगे काम कर रहे हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं किसी ने भी इसको बैन नहीं किया और सब लोग रेगुलेशन को इवॉल्व इवॉल्व और उसको तरीकों को समझ रहे हैं कि कैसे करें, तब तक उसको इंडस्ट्री को अलाउ कर रहे हैं ग्रो होने के लिए। तो आपका वो जो स्पीच था उसके पीछे की मोटिवेशन क्या थी? क्या क्या वो रैंडम था या वन फाइन डे, या आपने लिटरली कुछ समय से देख रहे थे और वो अंदर ही अंदर कोई चीज हो रही थी कि यार ये पॉइंट रखना है मेरे को? वो मोटिवेशन कहाँ से आई? बिकॉज वो बिना मोटिवेशन के इतनी फायरी स्पीच थी, मतलब वो पॉसिबल नहीं है, मतलब जो हमने विटनेस किया। क्या मोटिवेशन आ रही थी अंदर से उस टाइम? देखिए जो first like that day was the day that the finance bill was supposed to be discussed. Now within the Lok Sabha that was the budget session. बजट सेशन में डिमांड फॉर ग्रांट्स होती हैं और आप अलग अलग विभागों के जो ग्रांट्स दिए जाते हैं उनके ऊपर डिस्कशन होता है। फाइनेंस बिल एक बहुत ही टेक्निकल बिल होता है जिसके अंदर अगर कोई टैक्सेशन में डिफरेंस या कोई चेंजेस करते हैं तो वो फाइनेंस बिल में उसको परिलक्षित किया जाता है, बताया जाता है एंड देन मेंबर्स सपोज टू गो थ्रू इट एंड उसके ऊपर डिस्कशन होता है एक स्पेसिफिक डे पर। जनरली फाइनेंस बिल पे लोग ये अपॉर्चुनिटी लेते हैं मोस्ट मेंबर्स एंड आई फील दैट अ लॉट ऑफ मेंबर्स टेक दिस अपॉर्चुनिटी अपने क्षेत्र की बात करने के लिए और उतनी डीपली शायद फाइनेंस बिल में नहीं जाते पर क्योंकि टेक्निकल भी बहुत होता है बिकॉज यू आर लुकिंग एट टैक्सेस एंड देन टैक्स के एंगल से आप इफ यू वांट टू मेक अ जेन्युइन आर्ग्यूमेंट so you have to sort of debate it from that angle. Now, in the finance bill, ये 1% TDS की बात हुई थी and क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो taxes इन्होंने लगाए थे earnings के ऊपर and that you can't offset losses and everything. तो ये पूरा जो है framework उन्होंने क्रिप्टो एसेट्स को टारगेट करके गवर्नमेंट ने निकाला था which kind of showed that the government wasn't at all in favor of this and although they recognized it as something that was happening and that a lot of people were involved in it but it somehow felt like that this was being discouraged and under the garb of saying that oh we want to know what the volume of transaction in this whole scenario is when it comes to cryptocurrency in India. And so therefore, that was the front that was sort of used. Obviously, when Honorable Finance Minister, Madam Nirmala Sitharamanji, she also mentioned it in her speech, and she talked about this in her initial budget speech. And so, that was already we everybody in the parliament and in India in general had the budget documents with them, and it was something that was constantly being discussed, and a lot of people within this ecosystem were worried about it. And as a representative and also somebody, at that point, I have to be very honest. I was aware of what is happening in this, but I personally wasn't at all a stakeholder in the entire crypto universe. And this whole incident also got me to study and talk to a few more people, including my friends, and read about it. And I also spoke to some sort of
um, journals that look at digital economy and everything, and they were able to explain me these things, and the anxiety around it that a lot of young individuals who are in this world were facing, that in a way, and opening that they saw, or rather an option that they saw to catch up, uh, or even look at the sort of income differences that are between the rich and the poor, or not even the rich and the poor, but let's say the already well-to-do and the aspiring ones. This asset class and the future prospects of it, at least this young lot looked at it as something that would bridge this gap, or even this industry or this space would help it squeeze this gap into the difference would be a lot less. And the fact that that you know the life of this asset class or industry, whatever you want to call it, was being sort of throttled. This was something that I felt required a solid representation, given the fact that we were very young. I mean, I'm part of this group as well, and I understood and I read that a lot of people within जो आप बता रहे थे कि 25 से 30-35 साल 40 साल की उम्र में है, तो मैं भी उस मिलेनियम के एज ग्रुप का भी हूँ. So I thought that needed a lot of representation. Now, when it comes to the speech, I would say that the speech I actually managed. I had to lobby very, very hard to get that time, and you will see I was the last speaker on the finance bill that day. And I was very, very nervous, and in fact, I had a full 7-8 minute speech planned. And the fact that already from my party, somebody else had spoken on the finance bill, and they don't give that much time. And I had to constantly go back and forth to the speaker, who was very, very kind, Honorable Om Birla ji. And if you see, when I came, he said, bus 8 minute aapko milega. And I said, 4 minute de dijiye. And he said, nahi, bus 8 minute. And throughout the speech, you will notice that it was like I'm asking for more time. I'm like, nahi, bole dijiye. And, I cut out a lot more things from that speech, and I focused mainly on the main point, which was the tax issue and the TDS eventually. And I brought it out down to that. But the fire was actually obviously trying to push this point across in as little a time as I could. And also I missed a lot of things that I wanted to say. But that's, I mean, it's like you can look at a rocket, like it's fighting against gravity, and they're trying to pull you back down, and you're like, I want to say all of these things, and at the end of it, I managed to. And the Lok Sabha generally is there's a lot going on. There is, you have people shouting from the other side, तुम्हारा कितना पैसा पड़ा हुआ है, या किस लिए तुम उधर वो कर रहे हो, and then you have all these attacks that are happening also from the opposition, which obviously you don't hear on the mic, but there is all this heckling that is happening at the same point. You can even see Pinaki sitting behind me, and he is telling me, because he's obviously also an advocate, he's pro Web3 and crypto advocate, and he's telling me also that you mentioned, I think he's like, iske upar tax 0.001% or 0.01% होना चाहिए अगर आपको follow करना है. And I was pushing forward कि tax होना ही नहीं चाहिए, TDS. हाँ. So you have all these things that are happening at the same point, and you are listening to everything, and you are not trying to look at anyone. You're just looking at the chair because you don't want to be distracted, because the moment you lose eye contact from that. And then all of this happened, but at the end of it, I was just glad that, I was able to simply break it down, and that was, see, in life and in general, like, again, when you in parliament, or when you're getting a point across, let's say even in a meeting, or when you're talking to someone,
what is very, very difficult is to convey a point in simple terms. And the fact that I was able to understand the tax and the way that tax would be sort of implemented on people that are within this industry, the fact that I was able to understand that through the help of these media journals and other individuals. In fact, I had a meeting with, there's Media Nama unke head ke saath. Then there is Coinbase. His name is also Sumit, I think. CoinDCX. CoinDCX. Yeah, he also had done a thing for member of parliament. So I spoke to these, and they also were very, very good at explaining it, and also were very worried. So I thought that that point should come across, and the fact that all of these people were able to help me understand this better was, and then post that I went and and the markets came down in the last couple of years, last couple of months, and I came and I put in a lot of my money in that, not a lot, but a small amount of my money in this, because I felt that if I'm advocating for it, then I should also be. You need to have skin in the game. एक स्पेसिफिक बात मैं आपको बताता हूँ कि आई वर्क फॉर एन अमेरिकन कंपनी, और वहाँ पे जो पार्लियामेंट्री डिस्कशन होता है ना फाइनेंस को लेके, वो बहुत मतलब वहाँ के जो मेंबर्स होते हैं, दैट्स बिकॉज जस्ट ऐसा नहीं इंडिया के मेंबर्स नहीं होते, बट बिकॉज वो एक फाइनेंशियली रिच कंट्री है, डेवलप्ड, मच मोर डेवलप्ड नेशन है, तो वहाँ पे जो भी फाइनेंशियल बिल होता है उसके ऊपर 1000 क्वेश्चन आते हैं. अगर आपने देखा होगा तो यूरोपियन यूनियन के अंदर भी एक क्रिप्टो टैक्सेशन के ऊपर बिल आया था, पर वो रिजेक्ट हो गया, क्योंकि जितने पार्लियामेंटेरियंस थे उनको काफी आइडिया था कि क्रिप्टो इंडस्ट्री क्यों बनी है. इट्स नॉट अ बेयरली स्पेक्युलेटिव मार्केट, ये एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस it is as good as email in 2022 when email was bought in 2006. तो वो बिल रिजेक्ट हो गया था. बट बीइंग एन इंडियन पर्सन आपको समझ आता है कि इंडिया में उतना ज्यादा लोगों को या तो जागरूकता नहीं है, या तो उस तरफ ज्यादा देखना नहीं चाहते हैं. देयर आर मच मोर इश्यूज दैट हैड टू बी डिस्कस्ड, बट यू बॉट दिस अप इन जनरल. हमको तो आशा ही नहीं थी कि एनी पार्लियामेंटेरियन को ये 1% टीडीएस समझ आएगा कि कितना बड़ा हैसल है. उसके अलावा अगर आप दूसरे एसेट क्लास में उसको डाइवर्ट्स करते हो, जैसे डीफाई के अंदर घुसते हो, या फिर एनएफटीज के अंदर उसको लेके आते हो, तो कितना टफ हो जाएगा एक एक्सचेंज के लिए इस पर्टिकुलर चीज को ऑपरेट करना. वो आपको समझ आया इज अ रियली ग्रेट थिंग, right? And I think you really did a great job to explain why 1% TDS is a big problem. And ये जो NFT और क्रिप्टो में पैसा लगा हुआ है लोगों का, वो प्योरली स्पेक्युलेटिव बेसिस पे नहीं है. मुझे ऐसा लगता है बीइंग अ यूथ माई सेल्फ कि हमको हमारे पास इंटरनेट है. 1990s के इंडिया के पास इंटरनेट नहीं था, तो हम एट पार विद यूएस के लॉबीज के एट पार है, और हमारे informed decisions are also based on that. It is not speculation, it is rather that we believe in a new tech world, a new tech stack that is developing, और उसमें people have invested or put in money, or they are using that particular token to do other things. So I would like to congratulate you on that, and thank you for doing that. No, I mean, I appreciate that, and I think there's other thing, Pranav. Basically, we are predominantly, if you look at it, the voter base. You have to understand it from a different point of view. So I'm getting into politics a little bit, because a lot of your viewers, जो आपके हैं, वो एक हद तक, they're coming from sort of fairly decent backgrounds, and they're well educated, let's say. A lot of them might, a few of them might be following the crowd, but a lot of them keep themselves informed. And I think that one of the bigger reasons for you see less member participation in all of these things is, one, because they're not aware, and second, because obviously the finance bill and things like that, when you have a majority on one side, it goes for voting on the floor of the House, but it's not as if for every abhi to voice vote liya jata hai, but there is not a lot of opposition to it, and as an individual member आपको पार्टी का whip follow करना पड़ेगा. आप बीजेपी में हो सकते हैं, बीजेपी ये बिल करके आइए, आप उससे यू माइट नॉट, आप पर्सनली उससे आप
अपने आप को संबद्ध नहीं करते होंगे और आपको लगता होगा ये गलत हो रहा है, लेकिन पार्टी विप चल रही है तो फिर आपको वोट करना है उसके अंदर। तो वो हमारी डेमोक्रेसी का एक इशू है कि, और जो कि यूएस वगैरह में नहीं है। यूएस में आप कोई बिल लेकर के आते हैं तो आपको अपनी पार्टी के अंदर और दूसरी पार्टी के अंदर दोनों को कन्विंस करना पड़ता है टू सॉर्ट ऑफ गेट इनफ वोट्स फॉर इट टू पास, and therefore you have lobby groups that go to individual members, and they are sort of propagating their points, and they're saying why this thing is good, and the individual member then for his understanding then makes the, and of course keeping in mind their constituents, then takes a decision. मैं आपको एक स्पेसिफिक बात इसमें बिकॉज आपने लॉबी की बात उठाई तो मैं आपको रुक के थोड़ी सी एक ये बात बताता हूँ कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो डेमोक्रेटिक पार्टी से जो थर्ड आए थे, एंड्रू यांग है उनका नाम, उन्होंने एक Web3 से डाव बनाया और डाव का नाम रखा लॉबी 3, जो वॉशिंगटन डीसी को कन्विंस करेगा Web3 पॉलिसीज अडॉप्ट करने के लिए। मतलब एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वाले आदमी ने, जो डेमोक्रेटिक पार्टी का है, उसने एक डाव बनाया, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, Web3 का पार्ट, और उसको फंडिंग क्रिप्टो में ली और वॉशिंगटन में लगा दी कि भाई लोगों को कन्विंस करो टू अडॉप्ट Web3 पॉलिसीज। तो उतना वहां पे Yeah, so it's at a very high level. And also, देखिए, I'll get back to my 70% agrarian rural background of this country. अभी भी भले ही लोग, हमारा जो यूथ है वो किसानी नहीं करना चाहता है, और everybody tries to go out and figure the world around them, comes to Delhi, Bombay, Bangalore, all of these places, and most people try to figure this world around them and navigate it. Options उतने ज़्यादा नहीं है. People come back to the farms and they eventually जो आपके farm holdings हैं, they reduce, and people are dependent on those policies. In where you see most amount of representatives that are coming to the Lok Sabha or even to your legislative assemblies, they're coming from these rural backgrounds, and they essentially have to come up with ideas and understanding of these backgrounds to be able to argue that their situation on the floor of the various houses, whether it's the assembly or the Lok Sabha. So, we have a long way to go in terms of development of our revenue resources. So right now a lot of it is land and farming. And I think once it's sort of, when more people are in the service sector and more are putting them, investments in let's say Web3 things and all of these things, and once a lot more people will have their stakes in this, then you will see that policymakers will take notice of that. I keep giving this example, like आप यूपी का एक एग्जाम्पल पढ़िए, जानिए, और काशिफ भाई भी इसको जानते होंगे because he lives in यूपी. 2017 में what happened was that 35,000 crores का लोन वेवर हुआ किसानों का, 35,000 crores. Now, the budget of UP at that point was somewhere around, I think, 4 lakh crores. Okay, so that's about 8%. All right. उतना जो है टैक्स पेयर का मनी सीधे सीधे किसानों की जो एक स्थिति हो गई थी, because they had taken too much loan and they were being issued RCs and all of these things, the government decided to waiver that off. But ये लोन तो पहले से चलता चला आ रहा था ना. हुआ क्या? Because it became a voting issue, and every political party put out कि आप हमको वोट करिए, हम आपका लोन माफ कर देंगे. And the BJP came into power and they removed this 35,000 crore को loan. Essentially what it shows is that people vote for things that gives them benefits, या उनके जो डिमांड्स हैं सरकार वही करेगी. अभी जो हमारा आपका जो मूवमेंट है, जो एजुकेट कर रहा है लोगों को, और जो मान लीजिए हम लोग लोकसभा में प्रयासरत रहते हैं अपने कंट्री के इंटरेस्ट को लेके, यूथ के इंटरेस्ट को लेकर के, इसको दूर तक स्प्रेड करना होगा. एंड अभी भी बहुत ही नेसेंट स्टेजेस में और बहुत ही छोटा नंबर ऑफ पॉपुलेशन इसको यूज कर रहा है. And as it grows, the importance of it is going to come to light. But I think the stuff that you are doing and many other people should be doing is that making videos talking about it, educating people about it, and putting the point across. And only then
these things will come into the main light over here. So that's that. तो रितेश सर ये बताइए कि जब एक तो जो गवर्नमेंट के कंसर्न है ना, वो जो मीडिया में जब हम पढ़ते हैं, एक वो कंसर्न्स हैं जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स जारी होती हैं आरबीआई की या फाइनेंस मिनिस्टर की एक ऑफिशियल स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि किसी फोरम में या किसी फॉर्मल सेटअप के अंदर दी जाती हैं। कई बार क्या होता है कि आपका एक पीयर ग्रुप होगा, आप जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं आप, और आप जब आप लॉबी में आते होंगे आफ्टर द सेशन, लंच ब्रेक होता होगा या आप चिट चैट चलती है इनफॉर्मल बेस में, रियल कंसर्न क्या है गवर्नमेंट का? या वही है जो मीडिया के अंदर है, या उनके और भी कुछ कंसर्न्स है जो आपको इनफॉर्मल सेटअप में सुनने को मिलते हैं? आई थिंक अ लॉट ऑफ इट काफी कुछ मीडिया से ही स्टेम होता है, एंड जो आरबीआई की स्टेटमेंट्स हैं या काफी, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन काफी जैसे पढ़े लिखे और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज से, इनफैक्ट गवर्नमेंट सर्विसेज से भी निकल करके जो मेंबर्स आते हैं, जैसे आईएएस वगैरह से, इनके भी कंसर्न्स जो रहते हैं वो ये है कि इवेंचुअली टेक्नोलॉजी हैज टू फर्दर प्रूव इटसेल्फ, और अभी हम अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है, and they can give an example of all these banks that went bust, for example. Ultimately लोग भाग के किसके पास जाएंगे? आरबीआई सरकार के पास ही जाते हैं कि मेरा पैसा फंस गया, मेरा पैसा मर गया है, आप कुछ करिए, मेरा पैसा वापस दिलाइए, and the pressure comes to the government. And so therefore the government has to be sure, and the government has to be extremely cautious, and if the RBI is not convinced, and if the RBI feels that when they go out publicly and say this is a Ponzi scheme, then one has to be very, very skeptical about it. And that is in general, I think, views of a lot of the members. And it's very, very difficult also, for example, Kashif, like when, let's say, people like yourself and Pranav here, when you people probably sit down and explain this, currently you would have to give an hour and a half to really get people to understand what it is. And not everybody is going and reading the white paper and coming out and being like, okay, this is what it really is, the idea behind it. And then when you hear the RBI raise its concerns and raise a red flag and everything, obviously it worries a lot of members, and then they talk about what is the intrinsic value behind it and all of these things, and that in itself I think is a challenging thing. But then there are members and everybody, there are not that many advocates of sort of Web3 and crypto space. You can probably count them on your hand. I mean, I know Pinaki ji is one, I know Priyanka is one, and these people are always trying to further develop, our understanding. And I have to be frank, we are not like solid experts on it, but we have over time developed an understanding that this is something that will work, and that it is, Web3 is the future, and one is just scratching the surface, and it is only a matter of, let's say, 5-10 years when the biggest companies are going to be coming from this space. And that is something that it's the same thing, like 20 years or whatever, when Internet 2 was around, how many people were betting on it? People were like, ठीक है, internet है, email है, ये कैसे monetize होगा और ये सारी चीजें. And अभी भी मेरे ख्याल से लोगों को यही उतना अभी क्लैरिटी नहीं है कि भाई जब तक फिएट करेंसी का बैकिंग नहीं होगा तब तक आप कैसे चीज़ों को हम अश्योर कर सकते हैं जनरल पब्लिक को. तो अभी वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने वाला है. और मैंने अपनी स्पीच में एक और चीज़ कहा था, मैंने ये कहा था कि जो है आप लिख के ले लीजिए, आई थिंक इफ यू दैट आप ये टैक्स वापस लेंगे, 1% टैक्स वापस लेंगे. And I stand by it. आगे पीछे जो है, in fact बीच में एक बार था that they were going to discuss it and everything.
about this 1% tax. And I think जैसे ये industry और mature होगी, जैसे यूरोप और वेस्ट इसको और regulations or rules ला करके बाहर निकालेगा. I frankly don't have that much belief that we will be taking the lead in our country on it, because given what the current stance is today of the government. But I think with a lot of things, you will see a spillover effect. So let's say if there is, I was also I was part of the data protection bill committee and the personal data protection bill committee, and that is the Supreme Court sort of took notice and they said कि इसके ऊपर bill होना चाहिए, तो वो आया, and then हमने GDPR को लिया और उसके ऊपर बेस करके जो है अपने rules बनाए और अभी वो सब निकलना बाकी है. But it is looking at what is already being looked at in the West and what our Supreme Court at the point directed us to do, and तब वो सारी चीजें यहाँ धीरे-धीरे होगी. And I see a similar sort of trajectory with us also when these things are more proven in the world out, and उसका खामियाजा हम भुगतेंगे. जैसा कि आप देख रहे हैं कि कंपनीज यहाँ से निकल के चली जा रही हैं और आपने ये बोला है, मैंने स्पीच में बोला, ये बोला है आपने स्पीच में 2 बातें बोली कि इथेरियम के ऊपर इतनी चीजें बन रही हैं, इतनी डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस बन रही हैं और इसी पूरे इस नए इकोसिस्टम के अंदर इतनी नई कंपनीज बन रही है. अगर हम उन्हें एक यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं देंगे, उनको एक एनवायरनमेंट नहीं देंगे मशरूम होने का, तो अल्टीमेटली ये स्टार्टअप्स बाहर मूव हो रहे हैं. और हमने ये देखा है और आपने कुछ तथ्य भी बताए कि बड़ी-बड़ी कंपनीज जो आज की डेट में इंडियंस चला रहे हैं, लेकिन वो इंडिया से नहीं चला रहे, ना इंडिया को उसको कोई फायदा हो रहा है, वो बाहर की कंपनीज बाहर जाके बेच रहे हैं. काशिफ भाई, मैं आपको एक चीज, मेरा एक दोस्त जिसको मैं बता रहा हूँ, ये क्या कहते हैं, निकोलस वॉशनिक, जिनका ये टेक ओपन है, TOA है, उनकी मंगेतर जो है वो एक मैटर लैब्स करके एक कंपनी है that is building on, she's the COO of it. तो जानते होगे प्रणव, ZK Singh या लेयर 2 बना रहे हो. हाँ, लेयर 2. क्या बात कर रहे हो, आप जानते हो उन्हें? नहीं, मैं उनको नहीं, the CEO Zoe Gadson है, she is working over there, and just in April we were all together, and she was telling me कि Ritesh, the talent that is in India is unfathomable. Wow. She said कि we generally when we build our what do you call it, when they build their systems, they put it out for testing, right? And anybody can test it, and if you hack it, that if you find a flaw in it, then they give you some money, right? And so they developed some sort of program, whatever it was, and they put it out, and it's out there for people that hack it or they find a major flaw. And somebody found a major flaw in it, and they had to pay them out $500,000 as a reward for finding it out. It was a hacker. And then, like these companies are, they reached out to them. They said, you did this. This is something very, very hard and very, very good. We would like to meet you, see you, and, possibly you can work with us. That person straight away said, no, we don't, I'm not interested. And then they pushed and they pushed and they pushed. And he said, okay, fine, I'll do a video call with you. And so the video call happened, and that person hadn't got the camera on. And then they pushed and pushed again. And so the camera went on, and there was a gaming chair, the ergonomics gaming chair. There was a 15-year-old kid sitting on it, and his mother could be seen at the back of the kitchen. It was a brown Indian boy that was sitting there and just, sitting on his computer and doing this thing. And so you have the COO of this company saying, why don't you work for us? We will get you the visa, XYZ. And this was before the laws had come out, right? Or when the laws had sort of been announced before that. So before the finance bill came out. And so this kid said that, no, I mean, you just paid me $500,000. I'm here with my mother. And she probably doesn't have a clue that this kid is sitting on crores of rupees, and he's there on his gaming chair doing all these things. And usko $5 lakh जो है सिर्फ एक ये
तोड़ने के लिए, and he straight away said, you know, ऐसे में 2-3 चीजों को कर लेता हूँ, I make enough money, why should I work for you? You know, and this is an Indian kid sitting, who's 15 years old. So, I mean, the talent is there, but now you come to what has happened now. This kid, the kind of taxes that he's going to be exposed to, maybe he's suddenly going to think, अरे मेरे लिए तो बेहतर यही है कि I go and join Meta Labs, you know, and go sit in Switzerland or whatever it is, and US, you know, US, Switzerland, wherever, you know. एक स्पेसिफिक क्वेश्चन लाइक यू नो, जो इंटरनेट के जब शुरुआत हुई थी इंटरनेट की, तब मैंने जैसे आपको लाइक यू नो बिफोर द कॉल स्टार्टेड आपको तब भी बताया था कि इन जनरल अमेरिका वाज द वन दैट लेड द इनोवेशन, क्योंकि सारे के सारे वीसीज वेंचर कैपिटलिस्ट जो पैसे डालते थे वो इंडियन इकोनॉमी पे, इंडियन लोगों पे भरोसा नहीं करते थे दैट दे कैन इनोवेट एंड लाइक यू नो रियली पुश फॉरवर्ड टू डूइंग दिस। तो वो अमेरिकन कंपनीज को पैसे देते थे, और वो अमेरिकन कंपनी सपोज 100 रुपए लेती थी तो उसमें से 0.1 पैसा इंडियन सर्विस कंपनी को देती थी, जो यहाँ पे कॉल सेंटर चलाते थे, जो यहाँ पे उनकी मतलब पीछे वाला काम करते थे, और जो फ्रंट एंडिंग वाला काम था वो सब अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशंस को मिलता था। और इसीलिए आप देख सकते हो सैन फ्रांसिस्को अब क्या बन चुका है बिकॉज ऑफ व्हाट इट इज नाउ। बट व्हेन इन 2018 Web3 इंडिया के अंदर हिट किया, मैं खुद इथेरियम ETH 1.0 हैकेथॉन कॉन्फ्रेंस में गया था बैंगलोर में, दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड, एंड यू कुड सी द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन जनरल दैट डेवलपर्स हैड। वी वर अर्ली इन Web3 देन मोस्ट नेशंस इन द वर्ल्ड। हमने जल्दी समझा, परखा, और बहुत सारे ऐसी लाइक यू नो ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप करी जिन्होंने खुद इनोवेट किया, सर्विस नहीं करी किसी और की, मैटर लैब्स की सर्विस नहीं करी, उन्होंने खुद ने डेवलप करके एक लेयर 2 बनाया और उसको वर्ल्ड स्टेज पे पहुंचाया, जिसके को फाउंडर्स इंडियन थे और उस जमाने में इंडिया में ही ऑफिस हुआ करता था। एंड द प्रॉब्लम इज दैट यू नो बिकॉज ऑफ ऑल दिस what has happened, all of them have like you know gone away and stayed away from India because of the uncertainty in taxation और सरकार का like you know रुख इस इंडस्ट्री को, Web3 इंडस्ट्री को लेके, जो कि बहुत पॉजिटिव नहीं है। तो मैं आपसे कुल मिला के like you know इतने बड़े आर्गुमेंट में क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा था कि मेरे को ये तो समझ आ गया कि सरकार द गवर्नमेंट इज कंसर्न्ड कि लोगों के पैसे अगर अटक जाएंगे और फिर नीचे जाते हैं तो उनको गवर्नमेंट को उनको बेल आउट करना पड़ेगा। But is government not concerned that the amount of opportunities and the amount of employment generation that can come up with this kind of like you know industry that comes in the एक तरह से बोल सकते हैं इसको कि पे गैप भी जीरो होता है Web3 में। Web2 में तो गूगल में इंडिया में जितने पैसे देते हैं, सपोज 40 लाख देते हैं, तो अमेरिका में 1.5 करोड़ मिलते हैं, पर यहाँ पे जितने पैसे मिलते हैं डेवलपर्स को इंडिया में उतने ही पैसे अमेरिका में दिए जाते हैं। पे गैप इज जीरो। So basically, is that not a concern of government? Ki like you know, I mean, let's just lose all the employability that this industry is coming up with, and just try to just focus on like you know the voter base of the nation. Yeah. So see again, आपका last point जो है वो सर्वोपरि है. Everybody wants to win. ठीक है? हाँ, सब वापस आना चाहते हैं. They want to you know have power and make policies and you know provide the trajectory that the country is having. Now within the technology space, you know, missing this opportunity out in the larger scheme of things for them is obviously not that big a deal. They probably are like, we will anyway get a piece of the pie because we have this mega market, you know. Because you know already if you look at the bigger profits for any social media sort of Web2 company, a huge chunk of it is coming from this country. तो हमारे पास आने ही आना है ना। Ultimately that is the mindset. चलो अगर अब अभी हम ये कर रहे हैं, अगर ये इंडस्ट्री अपने आप को प्रूव करके और ये सारी चीजें, let's leave it to the people who have a lot of money. This is my understanding. Obviously, you know, I'm not saying that you know I've had a very extensive chat, but I'm talking on the top of my head, and also from my experiences from being close to all of this. I think that you know, let the big risk and everything be taken by others. When it has matured, you'll come to us because we are a bigger market. But along the way, the aspirations of a lot of youngsters are being you know sort of crippled. And their hands are being tied and everything, and the innovation that would come. And
essentially that's what you see. I mean, there are articles floating around about brain drain and the richest of the richest also moving out. But वो तो कुछ नहीं है. You look at the smartest of the smartest that get out of this country, not अभी से नहीं, पिछले 40-50 सालों से ये हो रहा है. And so for them, this is, like for in this space, it's like, okay, let's not, sort of shake the beehive and hurt ourselves. Once the beehive is settled, we can bring smoke and move it and cut it out and bring it to ourselves. So I think that's the mindset. But along that way, we are killing and stifling and, sort of not allowing our own indigenous, next Facebook, Google that could stem from this country and that we could all be very, very proud of, that certainly is being, sort of, what's the phrase that a lot of parliamentarians like to use, is that you're throwing the baby out with the bathwater. So that's exactly what is happening. And the other point that I want to say to this is RBI. Okay, I personally feel that the RBI looks at this decentralized sort of money and store of value getting out of their hands as something that just deflates the grip of governments and of the central bank on the entire financial system, right? And that is something that spooks any central bank, I think, across the world. People are still trying to come to terms and ways to come to terms with it. And people talk about, digital currencies, central bank digital currencies, and all of these things. And maybe that's all in the pipeline. But it does spook them. And when you have, an entire financial behemoth of a country, suddenly calling it out as like, ye to sab Ponzi hai. So then the government who looks at the experts and the finance minister looks at the experts and says, if these guys are not convinced, what is the basis of us politicians to suddenly say, nahi, aap isko change karo, isko karo. So obviously they are having all of these things and all of these, these big bankers and they need to be convinced and understand this and have faith in it for it to sort of take on. And I think until the world settles into it, right, it is something that India will handle, I think, extremely carefully for them. We are still a very poor country. We still have people that are, per capita income is, $1.7 thousand or something like that, बहुत कम है. So ऐसा कुछ वो नहीं करना चाहेंगे जिससे suddenly एक तबका जो है फिर up in arms हो जाए. They have to, deal with a political crisis that they feel, could have just been avoided if we shelve it and let others take care of it and then bring it out when it's matured. That's my simple layman's understanding. In a way, it's like saying कि 2000s के अंदर जब इंटरनेट आया था तो लोग बोलते थे ये लोग की जॉब ले लेगा तो इंटरनेट को भगाओ हमारे देश से. हाँ बिल्कुल वही स्थिति है. और जब वो मैच्योर हुआ तो आपने देखा कि सबने उसको एम्ब्रेस किया, सब यहाँ तक एम्ब्रेस. तो वो माइंडसेट नहीं बदल रहा है, समझ रहे हैं? वही माइंडसेट है कि वी विल फॉलो, वी आर हैप्पी टू बी द बैक एंड एज यू वर कॉलिंग इट, and we are happy to be the market and let the innovation, let our smart people go out and let them do what they have to do, and then eventually when it's matured it will come to us and so we will be yeah. Right, so it's like saying कि 20 साल बाद Web3 इंडिया करके एक मिशन लॉन्च करेगा गवर्नमेंट. अब हाँ ऐसे ही कुछ आप समझिए या जो चीजें हैं उस समय आएंगी मुझे जो लगता है. अब आप गवर्नमेंट का रुख जिस रुख की आप बात कर रहे थे आप उसको देखिए, वो टोटली जो है इन सब चीजों को शेल्फ करने
करने की कोशिश करती है, इसको अंदर डालो, you know, and that's where the taxes comes in. I mean, आप अगर कमा रहे हैं एक जगह से तो दूसरी जगह से ऑफसेट नहीं कर सकते. ये सब क्या है? This is all discouragement. So Yeah. I think that's the bigger challenge. तो आपके हिसाब से गवर्नमेंट ने कई बार ये भी बोला है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी है, लेकिन हाँ. क्रिप्टो जो है वो गलत चीज है. और कई बार आपने देखा होगा कि नहीं ब्लॉकचेन के अगेंस्ट तो हम है ही नहीं. किसने बोला? हाँ. इनफैक्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर तो हम बहुत काम कर रहे हैं. इनफैक्ट हम अपनी सीबीडीसी को प्लान कर रहे हैं, और हम अपना और भी जो हमारे हमने काउंसिल बनाए हैं, हम हमारा प्रोत्साहन है इस टेक्नोलॉजी को. ये टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छी है. तो आपको लगता है कि प्राइवेट ब्लॉकचेन और पब्लिक ब्लॉकचेन में जमीन आसमान का अंतर है, और जो हम बात कर रहे हैं जो कि जिस चीज का ज्यादा बेनिफिट है वो एक पब्लिक ब्लॉकचेन से वो बेनिफिट निकल के आएगा? क्या ये आपको लगता है कि ये अंडरस्टैंडिंग की कमी है, या वो कौन सी ब्लॉकचेन की बात कर रहे हैं? क्योंकि प्राइवेट ब्लॉकचेन तो एक सिंपल एक डेटाबेस है, जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट प्राइवेटली मैनेज करना, सेंट्रली मैनेज करना, और भी बहुत बेहतर विकल्प हैं मेरे ख्याल से, जो कि ब्लॉकचेन से बेहतर है. पब्लिक ब्लॉकचेन और प्राइवेट ब्लॉकचेन के बीच का जो ये डिफरेंस है, आपको लगता है क्या ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि जिसकी समझ नहीं है, या अगर समझ है तो पब्लिक ब्लॉकचेन के प्रति जो रवैया है, जो पर्सपेक्टिव, वो बिल्कुल नेगेटिव? देखिए, मुझे जो ये लगता है कि पब्लिक ब्लॉकचेन जनरली जहाँ पे इस्तेमाल करना चाहते हैं या गवर्नमेंट जिसकी बात करती है, अगर अक्रॉस द कंट्री अगर आप देखेंगे तो ज़मीन और तहसील के मुद्दे बहुत ज़्यादा. तो दे से कि जो है भाई वी कैन हैव लैंड रिकॉर्ड्स एंड एवरीथिंग ऑन द ब्लॉकचेन, so that everything is visible and we can sort of map everything, or एक inch of land could be on the blockchain and we know ownership क्या है, किसकी है, and essentially that they want to bring it through the sort of public blockchain. And I think ये understanding वगैरह भी अभी बड़े nascent stages पे है. इतने ज़्यादा experts भले ही हमारे पास बहुत ही इंटेलिजेंट IAS ऑफिसर्स वगैरह हैं, पर ऐसा नहीं है कि वो सब काम छोड़ करके इसी पे ही फोकस कर रहे हैं और दे आर ट्राइंग टू फिगर इट आउट. ये सारी चीजें चर्चा में है. और आप पिछली बार मैं आप ही का कार्यक्रम देख रहा था, जैसे उन्होंने शुभम गुप्ता इसकी शुभम गुप्ता जी ने इसकी बात की कि हम ये कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह ये उससे जनरेट कर रहे हैं, on how they avoided fraud in this, right? Which is remarkable, and I think these are issues that blockchain can very readily address. And maybe you're right. I mean, maybe this is the way that the government needs to understand, develop this, and look at, and maybe that's where the community of Web3 needs to be more proactive in trying to push programs like these or agendas like these. कि भाई for some reason we have lost his video. एक सेकंड. Okay. Wait. हाँ जी सर. Can you hear me? हाँ, पहले डिस्कनेक्ट हो गया था. हाँ. So yeah, basically what I was trying to say is that maybe that's the way that it needs to be pushed forward. See, the government has to be brought on to our side. Now we don't have like you can only have an appearance in front of the finance minister and explain your point. And I think ये point DCX वगैरह के लोग पहुंच गए थे वहाँ. इन्होंने अपना representation वहाँ तक दिया. लेकिन I think more and more work needs to be done around how
larger issues for the government can be solved through this. And yeah, I think iSpirit is a company जो ऐसी चीजों का अच्छे से इस्तेमाल भी करती है. If you look into it, इन्होंने जैसे फॉर एग्जांपल ये UPI वाला जो इंटरफेस है इसको काफी अच्छे तरीके से पुश किया. एंड देन ऑल्सो ये आधार वगैरह अब हेल्थ उसके ऊपर भी आ गए हैं, ये कि सारा हेल्थ डेटा एक UPI जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर आएगा. And they are trying to solve issues for governments when it comes to all of these things. And I think maybe Industry 3 also needs to look at this, and in India at least, and that's the way forward, and how to, you know, convince the government that it is good for the masses, and then simultaneously like push on the side their agenda forward. And this is again a long drawn game, because I think to come out, you know, up in arms against the government with all of these things, I mean, obviously it's good, they might take notice, people write about it and everything, but I think that it you know, essentially it's good to always draw your opponent into favoring your cause and then eventually understanding it better and pushing it forward to sort of, you know, come out and revolutionary है. मैं आपको बताऊं, जो ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में शुभम गुप्ता है, यंग ऑफिसर, एक ऐसी जगह पे उनकी पोस्टिंग होती है कि गढ़चिरौली, मतलब जो महाराष्ट्र और झारखंड का, मतलब ही वो टेलिंग मी के आपको लग रहा होगा कि इंटरनेट आपके लिए एक वो ग्रांटेड लेते हैं लोग. आप कभी मेरे डिस्ट्रिक्ट में आइए, वहाँ 2G कनेक्शन है आज, और 75% 80% हाउस होल्ड में न्यूज़पेपर नहीं पहुंचता. इतना पिछड़ा हुआ है कि न्यूज़पेपर ही नहीं पहुंचता. क्या आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि आज के इस काल में स्मार्टफोन्स, इंटरनेट, बिना न्यूज़पेपर के भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं? आप आइए मेरे यहाँ. ऐसे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ पे यू नो जो कास्ट सर्टिफिकेट्स है वो इसलिए बहुत ज्यादा मैटर करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज आती है या जितने भी बेनिफिट्स आते हैं वो राइट इंडिविजुअल तक पहुंचना बहुत जरूरी है. और राइट उसी के लिए उन्होंने जो कास्ट सर्टिफिकेट्स के अंदर जो फ्रॉडरी ना हो पाए, फ्रॉडुलेंट तरीके से कास्ट सर्टिफिकेट ना बन पाए, तो उसको उन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट्स को पब्लिक ब्लॉकचेन पे वो लिया. पब्लिक ब्लॉकचेन, जब मैंने उनसे पूछा कि प्राइवेट ब्लॉकचेन पे कर लेते ना, हमारे पास तो बहुत जबरदस्त अब यू नो एप्लीकेशंस हैं, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है. तो शुभम गुप्ता ने बोला कि मेरी स्टडी जो मैंने करी, तो वो उसमें मैंने ये पाया कि आउट ऑफ ऑल द डेटाबेसेस जो पब्लिक ब्लॉकचेन्स है, अल्टीमेटली डेटाबेस ही तो है, एक लेजर एंट्रीज तो है, ये जो ओपन लेजर है, जो पब्लिक ब्लॉकचेन्स है, ये सबसे सिक्योर पाया मैंने, क्योंकि जो प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक जो कंसेंसस मैकेनिज्म है, उससे जो ब्लॉकचेन है वो इम्यूटेबल हो जाती है. जो ब्लॉक के अंदर डेटा है उसके अंदर आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते. जब मैंने ये पाया कि इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते, तो मुझे ये लगा कि जो सर्टिफिकेट्स हैं ये जब तक ये दुनिया कायम है, जब तक इंटरनेट कायम और जब तक पब्लिक ब्लॉकचेन चल रही है, वो आपका हमेशा के लिए डेटा जो है वो इम्यूटेबल हो जाएगा, कोई चीज नहीं. तो उन्होंने फिर ये जब ये समझा तो उन्होंने फिर तलाश करी ऐसी एप्लीकेशंस की जो उन्हें हेल्प कर सके इस सिस्टम की. और फिर एक इंडियन कंपनी थी, उसने एक एप्लीकेशन बनाई पब्लिक ब्लॉकचेन के ऊपर, एक ऐप. अब उस ऐप के थ्रू आपका जो भी एक आदमी है, उसका नाम, एड्रेस, उसके पिता का नाम, उसका कास्ट और डीएम के साइन, ये सारे हैश होते हैं उस एप्लीकेशन के थ्रू, और वो जो हैश है वो जाके पब्लिक ब्लॉकचेन पे स्टोर हो जाता है, जो कि पॉलीगॉन, जो कि इथेरियम का लेयर 2 है. तो अल्टीमेटली स्टोर वो इथेरियम पे होती है, एक्सेस वो आपका पॉलीगॉन के ऊपर वो एप्लीकेशन बनती है. तो इससे ये पता लगता है कि हर चीज का सोल्यूशन है. आप देखो कि Web3 के ऊपर महाराष्ट्र के अंदर कोविड सर्टिफिकेट्स इशू हो चुके हैं 2020 में, 21 में हमने देखा. हमने डिप्लोमास 1 मिलियन डिप्लोमा हैज बीन इशूड ऑन पॉलीगॉन. 1 मिलियन, 10 लाख डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इशू हो चुके हैं. कास्ट सर्टिफिकेट्स इशू हो रहे हैं. अगर ये यूज केस नहीं है होता ओपन ब्लॉकचेन्स का, जैसे कि इथेरियम है, पॉलीगॉन है, और अगर इनका यूज केस नहीं होता तो क्यों इनके ऊपर कोई स्टोर कर रहा होता अपना डेटा. और आज पॉलीगॉन के ऊपर 21,000 डैप्स है, जो इंडिया से, जो संदीप नैनवाल और जेडी खनानी
जो इन लोगों ने जो लेयर 2 सोल्यूशन दिया है इथेरियम को, उसके ऊपर 21,000 डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस बन चुकी हैं सर। तो कहीं ना कहीं ये जो इकोसिस्टम है, इसके मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ने इनफ स्टेक होल्डर से इंटरेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं संदीप नैनवाल और जेडी कनानी को बुलाया जाता है और उनको बोलते हैं यार तुमने कुछ बहुत जबरदस्त चीज बिल्ड करी, आगे हमें बताओ। हमारा ईपीएनएस है, इथेरियम पुश नोटिफिकेशन सर्विस, जो हमें सपोर्ट करता है वेब3 की दुनिया को, वो भी इंडियंस है। उन्होंने कम्युनिकेशन लेयर बनाई है। आपने देखा होगा व्हाट्सएप के ऊपर जब आपको मैसेज आता है तो पिंग करके आवाज आती है, टन या बेल की आपको नोटिफिकेशन आती है। जब वेब3 के इकोसिस्टम के अंदर एप्लीकेशंस बनेंगी तो आपको नोटिफिकेशन कैसे आएगी, क्योंकि सेंट्रल सर्वर तो है नहीं, सब कुछ डिसेंट्रलाइज है, तो आपको नोटिफिकेशन कौन भेजेगा? तो वो काम आपका ईपीएनएस ने डिसरप्ट किया है, एंड दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म जो कि ये डिसरप्शन दे रहा है। मतलब अभी तक इससे पता लगता है कि इंडियन जो ब्रेन्स है वो ऐसी ऐसी चीजें बना रहे वेब3 में कि मैं मानता हूं कि सरकार को लगता है कि हम पहले ये देखते हैं कि यूएस और यूरोप क्या करेंगे, उसके बाद जब ये लार्जर प्ले हो जाएगा हम अल्टीमेटली, मैं मानता हूं ये स्ट्रैटेजी भी एक स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन इस स्ट्रैटेजी के अंदर जो नेटवर्क इफेक्ट है वो उन कंपनीज के ऊपर ऑलरेडी आ चुका होता है। जैसे आज वीजा और मास्टर कार्ड ने एक जमाने तक रूल किया ना यार, एक जमाने तक वो मल्टी बिलियन यूएस डॉलर कंपनीज हो गई जिनकी ऑलिगोपॉली थी, मतलब तीसरा प्लेयर ही नहीं आया। आज आज 30-40 साल बाद हम एक कहने में हमें प्राउड फील होता है, और मैं भी प्राउड फील करता हूँ, आप भी प्राउड फील करते हो कि यूपीआई और रुपे कार्ड ने अब जाके पूरी दुनिया में उसे टक्कर दी। लेकिन मैं मानता हूं कि हमें ये टक्कर देने में कितने साल लगे। तो या तो हम ऑप्शन ये कर ले कि 30-40 साल तक इनको रूल करने दें, फिर हम ये फैसला लें, फिर हम कुछ लेके आएंगे, या हम अपने पास से ये सीखें कि यार वेब 2 में ना हमने ये काम गलत किया था, एक काम करते हैं ये नए वाले इंटरनेट में अपनी कंपनीज को स्टार्टिंग में एंटर करने दें, अपने यहां से कल्चर को बिल्ड करते हैं और एक लीड ले जाते हैं और नेटवर्क इफेक्ट अपनी कंपनीज पे लेके आते हैं जो पहले यूएस एडवांटेज ले गया था। मेरे ख्याल से ये जो स्ट्रेटेजी जो मैंने अभी डिस्कस करी, ये जो डायलॉग है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट है अगर इस स्ट्रेटेजी के तहत। हाँ नहीं बिल्कुल, आई थिंक जो हैंडफुल लोग हैं वो इसी के लिए पुश कर रहे हैं कि यू नो वी कांट मिस दिस opportunity, and when you're looking at a big majority, a mammoth majority like the BJP that it has at this point, and from whatever they are coming from, and then not having enough voices in the parliament that raise concerns around it, then it's a little bit challenging. But I think, you know, we need to keep pushing, and that's where I feel like platforms like these, ideas like these need to keep coming up. And, you know, people like Pranav who are there talking about these things with their experiences, and, you know, Kashif, all you bringing all of these people together, then the message has to spread. See, most of the thing, as a politician, this is one thing I can tell you. Change will only come through the people. ठीक है? वो आप ये नहीं है कि पॉलिटिशियन वन फाइन डे, ऐसे नहीं होता है कि वी आर नॉट इन अमेरिका जहां 250 साल 300 साल पुरानी डेमोक्रेसी होगी। हम 70 साल की डेमोक्रेसी में अभी हैं। हमारे लोग अभी भी बाहर निकल रहे हैं अपनी गरीबी से, अपनी हालत से। वो अभी भी शिक्षा के लिए तड़प रहे हैं। दे आर नॉट क्रिटिकल थिंकर्स, they are not looking at the world in a way what is going to change everything. They probably get all of these things as granted. I mean, you know, the fact that एक मोबाइल फोन के ऊपर सिग्नल आ जा रहा है, वो बात कर ले रहे हैं, उनको ये नहीं पता ना कि ये सिग्नल अंतरिक्ष से होकर के आता है। समझिए, ये जब अंडरस्टैंडिंग, जब वो चीजें उनके पास ऑलरेडी हैं, उसके ऊपर नहीं है, तो when we are giving them a concept which is well understood by some very very intelligent people who are working on it and are spreading this to the world, when these people don't understand it and the impact it can have on their lives, तब तक वो उधर तक नहीं जाएगा, तब तक बदलाव इतनी आसानी से नहीं आएगा, और तब तक सरकारों को एक हरी झंडी मिलती है, वो कुछ भी करें, उससे हमें ना वोट मिलना है और ना वोट खराब होना है। हमारा वोट खराब कैसे होगा,
यदि हम मान लीजिए कल को सम्मान निधि देना बंद कर दें या लोगों को आवास न मिल पाए या बिजली न मिल पाए या पानी न मिल पाए, इससे हमारा वोट खराब हो जाएगा। तो दोज आर द मोर प्रेसिंग इश्यूज दैट गवर्नमेंट टेक इट वेरी वेरी सीरियसली। तो ये सारी चीजें बहुत अवेयरनेस इसके ऊपर आनी है, और ये हमारे साथ ही नहीं है। आई मीन ये यूएस वगैरह में, क्योंकि उनका जो उनके पॉलिटिशियंस हैं वो एक लेवल पे बहुत ही हाईली क्वालिफाइड होते हैं, और उनके पीछे एक लंबा चौड़ा स्टाफ भी उनको मिलता है, और उनके पास जो पावर्स उनको उनके कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है कि ऑन एवरी बिल दे कैन एक्सरसाइज इट इन देयर ओन on their own conscience and keeping the interest of their people, which essentially we don't have. And तो इन सब चीजों में ये सब बदलाव के लिए हम आर्ग्यूमेंट्स, देखिए जब हम लोकसभा में भी जाते हैं तो वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग टू द गवर्नमेंट, वी आर टॉकिंग टू द पीपल। वो हमें पता है कि हम अपनी क्षेत्र की जनता से बात कर रहे हैं, हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से बात कर रहे हैं, या आपके मुद्दे यहाँ पे हैं। सरकार को जो करना है वो तो थोड़ी ना इतनी जल्दी रुक पाएगा, उनको तो हम जगाने का काम कर रहे हैं, और ये भी हम बोल रहे हैं कि यदि हम होते तो हम ये अलग तरीके से कर रहे होते। सो फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर इस इंडस्ट्री के बारे में बोल रहा हूँ और आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ और ये बात कर रहा हूँ कि नहीं, इसको और हमें पनपने के लिए जगह देनी चाहिए, तो वो तो तभी संभव है ना जब रितेश पांडे या उनके जैसे सोचने वाले लोग दूसरी तरफ बैठेंगे, है ना। जो लोग दूसरी तरफ बैठे हुए वो ये नहीं चाहते। तो इन द सेंस मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे मैसेज को जब ये इश्यू बन जाएगा, जब ये वोटिंग इश्यू बन जाएगा, तब चेंजेस भी उसी हिसाब से आते हैं। तब तक हमारी तो लड़ाई जारी ही रहेगी कि नहीं, वी कीप वेकिंग अप द गवर्नमेंट, वी कीप टॉकिंग अबाउट यूज केस, जैसा आप बता रहे हैं कि कैसे इसको हम लेकर के पब्लिक ब्लॉकचेन को लेकर के लोगों की जिंदगी में बड़ा फर्क ला सकते हैं, और उस फर्क से हमारा देश भी आगे जाएगा और ये इंडस्ट्री भी आगे बढ़ेगी। और इसको और अंडरस्टैंड करने के लिए हमें जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं उनको लाने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल बहुत जरूरी है। उसके लिए मेरे ख्याल से लोग लड़ रहे हैं, और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा अगले 2 साल के अंदर, 2-3 साल के अंदर, जब एक बार ये थोड़ा सा इन्फ्लेशन वगैरह से हम बाहर निकलेंगे, फिर से एक बहुत बदला हुआ माहौल लगेगा। और जब आप देखेंगे कि इतना सब कुछ होने के बाद भी ये पूरी मजबूती के साथ ये इंडस्ट्री खड़ा हुआ है, और इसके अंदर ग्रोथ हो रही है और लोगों का विश्वास इसमें और बढ़ रहा है, तो दे हैव टू स्टॉप एंड टेक नोटिस, and it's only a matter of time. But the bigger loss is that we lose a lot of our companies, we lose a lot of people, and we also lose a lot of revenue that could have come to this country, because we would be leaders in this field. Revenue, jobs, all of these things that we talk about. Absolutely. प्रणव मेरे साथ है सर, मैं आपको बता सकता हूँ हैकाथॉन्स के अंदर जो बाहर की विदेशी कंपनीज हैं, जो विदेशी प्रोजेक्ट्स हैं, वो इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट हर 15 दिन 20 दिन में एक हैकाथॉन होता है। हैकाथॉन से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, स्टूडेंट्स को बहुत अर्ली स्टेजेस में उठा ले जा रही है ये कंपनी। बहुत डेंजरस साइन है। मैं आपको, आप ब्रेन ड्रेन की बात कर रहे हो, सिलेक्टिव ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ये जनरलाइज ब्रेन ड्रेन नहीं है। अब की बार ब्रेन ड्रेन कुछ अलग लेवल से हो रहा है, ये भी टेक्नोलॉजी ने इसको चेंज कर दिया है। हैकाथॉन्स करती हैं ये कंपनीज, और हैकाथॉन्स बैंगलोर में करती हैं सर, और बॉम्बे में करती हैं। उस हैकाथॉन्स में पूरा खर्चा उठाती हैं, बहुत पैसा खर्च करती हैं कंपनीज, और फिर ये वहां पे टैलेंट को बुलाती हैं। कॉलेज से लड़के आते हैं, कॉलेज लेवल के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में लड़का उठा लेती हैं सर, और लड़का उठाने के बाद बाहर ले जाती हैं या उसको उसी टाइम हायर कर लेती हैं। सर मैं आपको बताऊं, 15-15 लड़के, 20-20 लड़के एक हैकाथॉन से उठा लेती है, और ये लड़के इतने सुपर टैलेंटेड होते हैं, और लड़कों को पता भी नहीं होता है कि वो उनको किस यूज में वो ले रही है कंपनी। तो वो बहुत ही अर्ली स्टेजेस में लेती है, उनको ग्रूम करती है, उनसे काम लेती है, उनको फिर एब्जॉर्ब कर लेती है, और सैलरी वो देती है कि जब वो इंडिया में सोच ही नहीं पाते हैं कि हम उनकी वो सैलरी यहाँ मैच हो पाएगी। हमारा जो टैलेंट है वो यूएस कंपनीज यहाँ पे हैकाथॉन्स कर करके उठा के लेके जा रही हैं Web3। ये अच्छा साइन नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हमने बहुत जल्दी अपने यहाँ पे इकोसिस्टम को अगर डेवलप नहीं किया तो हम स्टार्टअप से तो पीछे हो ही जाएंगे।
जो हमारा टैलेंट है वो सेलेक्टिव ब्रेन ड्रेन हो रहा है, अब जनरलाइज ब्रेन ड्रेन नहीं है। पहले ब्रेन ड्रेन का मतलब होता था, अरे यार वो राजू भी चला गया, मोहन भी चला गया, वो भी चला गया, राजेश भी चला गया, वो इंजीनियर भी चला गया, एमबीए भी चला गया, दुकानदार भी चला गया, मजदूर भी चला गया, फोरमैन। अब जो प्योर सेलेक्टिव टैलेंट है देश का, उसको कंपनीज उठा उठा के लेके जाए। इस पे प्रणव जी बताएं कैसे रोका जाएगा। मैं तो सिर्फ आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि जब भी मेरे हिसाब से बेसिकली मुझे ये लगता है, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक आई हैव बीन विद अमेरिकन्स, आई हैव बीन विद इंडियंस, राइट, एंड गिवन एन ऑप्शन, Indians are 100x more patriotic than any American, right? वो लोग जनरल masses good and socialistic approach से अपना और सबका भला करना चाहते हैं। तो अगर given an option and given the suitable environment, every Indian would want to live in India with his mom dad and earn for India, pay the taxes to India and make India grow. ये मैं in general developer fraternity का तो बता ही सकता हूँ कि ये सच है पूरी तरह से। बट अगर अगर जो कंपनी है वो एक यूएस में है, एक इंडिया में है, इंडिया वाली कंपनी दे रही है 6 लाख रुपए क्योंकि उनको बैक एंड वर्क करना है, ठीक है, सीधे वो इनोवेशन यहाँ पे इतना वो नहीं हो रहा है, और दूसरे वो अमेरिका की कंपनी दे रही है 100K USD जो कि 80 लाख रुपए होता है। तो उसके कारण डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। और वो 100K क्यों दे पा रही है, इंडिया की कंपनी 6 लाख रुपए क्यों दे रही है? उसका सिंपल रीजन ये है कि जो यूएस की कंपनी है वो वेंचर कैपिटल बैक्ड है, ठीक है, उनके पास इनोवेटिव माइंडसेट और इनोवेटिव पावर है टू डेवलप अदर थिंग्स, और वो जो कंपनी है ना उसने इंडिया की कंपनी को एम्प्लॉय कर रखा है कि हमारे लिए छोटा सा काम कर दो, और उसको इंडियन लोग उसमें ले रहे हैं। तो डेफिनेटली देयर विल बी अ डिफरेंस in earning basis in America versus India. So basically अगर मैं in general आपको बताऊं तो इंटरनेट पे भी अभी भी डार्क वेब चलता है और उस पे बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसका मतलब क्या हम ये है कि हम डार्क वेब पूरे इंटरनेट को बंद कर दें? नहीं, डेफिनेटली आई एम हियर टू एक्नॉलेज दैट Web3 के अंदर भी कुछ लोग फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज करते हैं, बट अगर आप चेन एनालिसिस की रिपोर्ट देखो तो इफ यू सी 0.025% of the people who are in Web3 and the asset that exists is untaxed, yeah, people don't want to pay taxes on. First point. Second, and the biggest and the most important part is कि in general India के अंदर there is an option now that people can really make and develop अगर उनको environment दिया जाए और वो innovate करके same salaries match कर सकते हैं। तो अगर if people are given the right environment कि बस हमको support चाहिए। ईमेल जब आया था अमेरिका में तो उन लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया कि आप इंटरनेट के ऊपर कुछ भी इवॉल्व करो, कुछ भी इन्वॉल्व करो, वी विल सपोर्ट यू एंड मेक दैट हैपन। इसलिए A16Z सिकोया कैपिटल ने बड़े बड़े वेंचर खरीद के इनके अंदर पैसा लगाया अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन में, और इतना बड़ा गूगल, फेसबुक, ट्विटर, इन सब ऑर्गेनाइजेशन को किया। अगर सिमिलर इन्वायरमेंट अगर यहाँ पे मिलता है तो वेंचर कैपिटल को वापस इंडिया के Web3 सीन में इंटरेस्ट आएगा। अगर उसमें इंटरेस्ट आता है तो जो कंपनीज इंडिया में थी वो तो वापस आएंगी और 10 नई कंपनीज आ जाएंगी, बनेगी। और अगर वो होता है तो उसके कारण जो पे गैप था वो डिफरेंस खत्म हो जाएगा। अगर वो डिफरेंस खत्म हो जाता है तो पीपल लव टू लिव इन इंडिया एंड मेक द टैक्स वर्क एंड इन जनरल प्रोग्रेस हैपन। जैसे हर चीज का सलूशन है, बिल्कुल। लोगों को आई थिंक गवर्नमेंट्स को मेनली बस प्रोएक्टिव होने की जरूरत है, एम्ब्रेस करने की जरूरत है। एम्ब्रेस चलिए। एंड आई एम श्योर आई मीन एज अ पार्टिंग थॉट मेनली ये भी हो सकता है कि मान लीजिए अगर बहुत भय लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, तो जैसे SEZ वगैरह कार्व आउट होते हैं वैसे कुछ ऐसे कार्व आउट किया जाए, कुछ रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, सैंडबॉक्स जो है कार्व आउट किया जाए ताकि these things can survive and people can sort of innovate and not be penalized for it, whether through taxes or through criminal proceedings or whatever they call them. काफी होगा। देखिए टेक्नोलॉजी को कोई नहीं रोक सकता, ये एक ऐसी चीज है कि it will come, it's changing people's lives, and if it changes people's lives for the better, you can't stop it.
Yeah. because it's accessible from anywhere. So It's I'm just very positive. it's just about front running the opportunity that we Exactly. want now as Indian youth. That we are Yeah. discussing. इस शो को Yeah. करने का पर्पस किसी को कन्विंस करना नहीं है, आपको कन्विंस करना नहीं है। हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि हम फ्रंट रन कैसे करें एक $1 ट्रिलियन अपॉर्चुनिटी, भारत वर्ष को आगे कैसे लेके जाए, कैसे जब दुनिया के अंदर इस दुनिया की जब समझ, अभी ऐसा नहीं कि इंडिया की क्या बाकी बाकी देश भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, बस दिख ये रहा है कि अमेरिका जो है वो हमेशा की तरह स्मार्टली वो कमोडिटी और सिक्योरिटीज में डिवाइड कर रहा है क्रिप्टो को कि भैया ये कमोडिटी है, ये सिक्योरिटीज है, और सिक्योरिटीज को सिक्योरिटीज की तरह डील करते हैं। हमारे पास ऑलरेडी हार्वे टेस्ट है, सिक्योरिटी लॉज हैं, और कमोडिटी के लिए हमारे पास कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन है, सीएफटीसी के लॉज हैं। तो हम इस तरीके से इसको लेके चलते हैं, सिक्योरिटीज, कमोडिटीज, लॉज ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, एफएसबी है, यूएसडी यूएसडीटी को कैसे करना है, स्टेबल कॉइन्स को कैसे करना है, एक स्टेक होल्डर्स को बुला बुला के पार्लियामेंट में, कांग्रेस में बुला बुला के उनके इंटरव्यूज ले रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनको ग्रिल कर रहे हैं, और जिस पे केस चलाना उस पे केस भी चला रहे हैं। अगर उनको ये दिखा पीछे एक एक्सचेंज थी जहां लीवरेज ट्रेडिंग में कुछ गड़बड़ी पाई तो उसको उठा के जेल डाला उन्होंने। तो टैक्सेशन को लेके उनके लॉज क्लियर है। आप अगर टैक्स वहां पे एक भी रेजिडेंट ऐसा नहीं जिसको ये नहीं पता कि उसको टैक्स क्रिप्टो पे कितना देना है, कैसे जमा करना है, जस्ट दैट कि जो नॉर्मली उसकी टैक्सेबल इन्कम थी उसी के हिसाब से उसको टैक्स देना है। कुछ चीजें क्लियर नहीं है, फिर भी उन्होंने एक सिस्टम को गेटेड एनवायरनमेंट के अंदर मशरूम होने दे रहे हैं। that is what the right approach is. तो आंखें बंद नहीं करी हैं, आंखें खुली हुई भी हैं, आंखें नजर भी रखी हुई है, और सिस्टम को मशरूम होने दो। That is, I think, probably the first approach. उसके बाद आप स्टेक होल्डर से कंटिन्यूसली बात करो, कंटिन्यूस बात करके आपको समझ में आ जाएगी कि अच्छा ये अप्रोच है, बट ये डायलॉग के बगैर नहीं होगा, डायलॉग हैज टू बी। टोटली आई एग्री। ठीक है सर, आई थिंक बहुत ही लंबा एक सेशन रहा, बहुत मजा आया, एंड आई एम श्योर कि ऑडियंस को भी आज ये पसंद आया होगा। और ये पहली बार आपको और आखिरी बार नहीं बुलाया है, चैनल पे आपको फ्रीक्वेंटली बुलाते रहेंगे। योर टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसीलिए हमने यू नो वी रिस्पेक्ट दैट कि आपने टाइम निकाला, और आज भी सेशन बहुत लंबा गया, बट वी thoroughly enjoyed it from a perspective of a member of parliament कि उनकी क्या सोच है और कैसा रहा। So I think thank you very much. Any closing remarks, Pranav? No, I would say कि like I'll first of all thank Ritesh sir again कि आपने पार्लियामेंट में वो वाली बात बोली जो मैं बोलना चाहता था। It was like कि मैं पार्लियामेंट में खुद खड़े होके बोल रहा हूँ वो बात। So I would really like thank you from the bottom of my heart, and every developer in Web3 जो इंडिया को नहीं छोड़ना चाहता है, जो इंडिया के साथ रहना चाहता है, उसके लिए I would like first of all like to thank you for that, and I would like again with my joint hands would always like keep encouraging you as well as like requesting you to keep putting our word out to the government, क्योंकि अगर इसके बारे में बात ही नहीं होगी तो चीजें खत्म हो जाएंगी, उसके बाद हमको याद आएगा। अगर बातें होंगी तो एटलीस्ट like people the government is listening like that way. So in general अगर बात भी होती है पार्लियामेंट में तो डेवलपर्स को लगता है कि ठीक है, कुछ तो लोग हैं जो हमारा साइड पुट ऑन कर रहे हैं, they know what we are going. So thanks for putting that out. Thanks from every youth for doing that happen. And again, coming to the program and explaining what the government and their nuances are, and how by like developing products which are for the greater good of the social governance, we can actually make blockchain and Web3, which includes crypto, to be a more positive sense in the whole government of India and RBI regulation. Yeah. Totally. And thank you very much for having me. For me, it's always a learning experience, really. And as I said, I'm still grasping a lot of these nuances around Web3, crypto, and blockchain. And yeah, all these things are a major learning step for me. So thank you, Kashif bhai, and thank you, Pranav. And we will talk about Ethereum at some point. And understand how एक शो सिर्फ इथेरियम पे होगा। इथेरियम I just want to be a spectator in that, हाँ, वैसे तो आप वेब3 की दुनिया रेगुलर देखेंगे तो आपको हमारे हर शो में इथेरियम के हम हर अपडेट के बारे में बात करते हैं।
उसका इथेरियम के ऊपर क्या हो रहा है। नहीं सो थैंक यू वेरी मच एंड गाइस, अगर आपको ये शो पसंद आया तो टॉक अबाउट इट ऑन ट्विटर, कमेंट करिए, लाइक करिए। मतलब अगर मुझे ये भी कहना पड़े तो मतलब फिर और किस कंटेंट को आप लाइक करेंगे और अप्रिशिएट करेंगे, एंड टॉक अबाउट इट और अपने दोस्तों से सबसे शेयर करिए कि एक ऐसा शो है और ये पर्टिकुलर जो आज सेशन हुआ है इसको शेयर करिए। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का क्या पर्सपेक्टिव है और कैसे इस टेक्नोलॉजी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देख रहे हैं। और विद टाइम आई थिंक देयर इज सम होप कि जिस तरीके से पीछे हमने शुभम गुप्ता और आज रितेश पांडे जी, ये इन लोगों को जब हम लेके आए और इनका जब देख लिया तो एक होप पता लगती है कि नहीं, there are some people who are actually understanding the potential of it and they're trying to take out the best use case of this technology and good signs ahead. So with this thought, thank you very much. फिर से मिलते हैं रितेश सर किसी और नए दिन नए शो में। थैंक यू। थैंक यू।